टारगेट यूपी बोर्ड में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 के एनसीईआरटी लेसन नंबर 1 के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देखिए, इस लेसन का नाम है कहाँ, कब और कैसे। इतिहास की सबसे इम्पॉर्टेंट होती है तारीख। देखिए, तारीख बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तारीख, कौन सा राजा कब गद्दी पर बैठा, कब उसकी ताजपोशी हुई, कितने दिन तक उसका शासन रहा, उसने कौन कौन सी युद्ध लड़ाइयाँ लड़ी, ठीक, ये सारी चीज़ें हमको इतिहास के बारे में जानकारी देती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमको बहुत बोरिंग लगता है तारीखों को याद करना कि 1857 में विद्रोह हुआ, मीर जाफ़र, बंगाल का नवाब, मद्रास के जो शासक थे उनके बारे में, पंजाब के शासकों के बारे में। सबसे इसमें जो मेन प्रॉब्लम्स होती है बच्चों की, वो होती है डेट्स के बारे में डेट्स को याद करना बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों। तो चलिए अब हम आइए बात करते हैं। देखिए, इन सब चीज़ों से तारीखों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तारीखों से हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूम चलता है। जैसे मान लीजिए कि रेलगाड़ी भारत में कब आई, रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई, ये तरह तरह के उत्सुक, कब लोगों ने चाय पीना शुरू किया, मतलब ये सारी उत्सुकता हमारे जहन में आती हैं जब हम किसी चीज़ को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, ये फिगर आप लोग देख रहे होंगे, फिगर दिया हुआ है। देखिए, ये फिगर दिया हुआ है, ये ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये फिगर जो है ये जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किया गया है। तो दोस्तों, डेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और इसके बारे में किसी भी इतिहास को पढ़ने के लिए हम डेट्स के थ्रू ही उन चीज़ों को पढ़ पाते हैं, या डेट्स के थ्रू ही उन चीज़ों को हम समझ पाते हैं। देखिए, इसमें एक एडवर्टाइजमेंट के बारे में दिया है, कौन कौन सा आंदोलन कब हुआ, बहुत सारी चीज़ें। देखिए, एक एडवर्टाइज है, ये लिप्टन्स टी, ये चाय का एडवर्टाइज है, प्रचार है। तो ये देखिए कैसे दिया हुआ है कि किन किन चीज़ों के बारे में, इसमें तारीख और एक डेट और सब मेंशन है। तो जो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमको पता है कि विज्ञापन बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, विज्ञापनों से भी चीज़ें पसंद की जाती हैं, नहीं पसंद की जाती हैं। और ये विज्ञापन जो लिप्टन चाय का जो विज्ञापन है 1922 में आया था, तो इन सब पे उतना फोकस नहीं करना है, ये सारी चीज़ें समझाने के लिए दिया है। अब हमको देखिए, बात करते हैं हम कि भारत का जो पूरा इतिहास है वो किन के आसपास घूमता है। तो शुरुआती दौर में भारत का इतिहास जो है हिंदू राजाओं के आसपास घूमता है। मध्यकालीन में जो इतिहास भारतीय इतिहास है वो मुस्लिम राजाओं के इर्द गिर्द घूमता है। और जो बाद का जो इतिहास है वो अंग्रेज़ों के गवर्नर जनरल जो होते थे उनके आसपास घूमता है। जैसे हमको पता है कि आखिरी जो वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी वायसराय था। इसके साथ ये कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन अलग अलग गवर्नर जनरल के बारे में हमको पढ़ना है, जैसे हेस्टिंग, वेलेज़ली, विलियम बेंटिक्स, लॉर्ड डलहौजी, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जैसे केनिंग है, लॉरेंस है, लिटन है, रिपन है, कर्जन है, हार्डिंग है, इरविन है। ये सारे वो वायसराय थे भारत के इतिहास में जिन्होंने अपना अपना भारत के शासन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और ये अंग्रेज़ों के एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रहे थे भारत में। देखिए, यहाँ पे एक फिगर दिया 1973 का, ठीक है। वारेन हेस्टिंग जब भारत के गवर्नर जनरल बने थे तो उस समय का एक फिगर दिया है उनका, ठीक। तो हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो डेट्स है वो तय कैसे हुई। तो शुरू में ये कहानी शुरू होती है 1817 में। स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री थे, वो अर्थशास्त्री भी थे, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ भी थे और दार्शनिक भी थे, और उनका नाम था जेम्स मिल। जेम्स मिल ने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश भारत का इतिहास। इस किताब को उन्होंने 3 खंडों में लिखा था। तीन बड़े बड़े इसके खंड थे, बहुत बड़े बड़े टुकड़े थे। इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा था। पहला जो भाग था वो हिंदू का था, दूसरा भाग मुस्लिम का था, और तीसरा भाग उन्होंने ब्रिटिश का दिया था। तो 3 खंडों में इन्होंने बांट दिया था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि क्या ये सही है, क्या भारतीय इतिहास को समझने के लिए तरीका सही है कि इसे हम 3 खंडों में बांट दें, जातिगत और जैसे धार्मिक जो है एक आवरण पहना दे इतिहास को। तो ये बहुत अल्टीमेट चीज़ नहीं है। इसीलिए बाद में इतिहासकारों को लगा
कि नहीं, इसमें बदलाव होना चाहिए। किसी भी इतिहास को हिंदू और मुस्लिम के नाम के दौर से नहीं पढ़ना है, इतिहास को इतिहास की तरह पढ़ना है। तो इसीलिए बाद में इतिहासकारों ने इतिहास को बदल दिया, इस कंसेप्ट को बदल दिया जो कि हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज़ों पर था। बाद का जो कंसेप्ट आया वो कंसेप्ट था प्राचीन इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। यही कंसेप्ट आज भी चलता है। प्राचीन इतिहास में हम पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, पुरानी सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता और भी बहुत सारी जो सभ्यता है उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। और जो मध्यकालीन इतिहास है और वेदों के बारे में पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास में। और मध्यकालीन इतिहास में हम राजाओं महाराजाओं के बारे में पढ़ते हैं। भारत में जब विदेशियों का आक्रमण शुरू हो गया तो वहाँ से लेके और हम लगभग अकबर, औरंगजेब तक पढ़ते हैं। और जो आधुनिक इतिहास है इसमें हम पूरा औरंगजेब के बाद का जितना भी समय है, अब तक का समय जो है उसको हम आधुनिक इतिहास में पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा कि बाद में इतिहास को 3 कालखंडों में बांट दिया गया। पहला था प्राचीन, दूसरा मध्यकालीन और तीसरा आधुनिक। शुरू में इतिहास को 3 खंडों में बांटा था जेम्स मिल ने। किसने? जेम्स मिल ने। याद रखिएगा 1817 में स्कॉटलैंड का एक अर्थशास्त्री था, दार्शनिक था और राजनीतिज्ञ भी था, जिसका नाम था जेम्स मिल। लिख लीजिएगा कहीं। और उसने इतिहास को 3 भागों में बांटा था, 3 बड़े बड़े खंड बनाए थे। जो उसकी किताब लिखी थी उसने, ए हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, उसमें उसने इसके 3 खंड बनाए थे। और तीनों को उसने नाम दिया था कि हिंदुओं का युग, मुसलमानों का युग और ब्रिटिशों का युग, ठीक है। अब चलिए अब समझते हैं कि औपनिवेशिक क्या होता है। जब एक देश, कोलोनाइजेशन, जब एक देश किसी दूसरे देश पर रहता है और वहाँ पर अपना नियंत्रण रखता है तो इसको ही औपनिवेश कहते हैं। जैसे भारत एक औपनिवेशिक है। औपनिवेश है किसका? ब्रिटिश का। देखिए इसका अगर डेफिनेशन हम देखें, इसमें होता क्या है ना, औपनिवेशीकरण में सबसे बड़ी इसकी समस्या ये है ना कि जब एक देश दूसरे देश के दबदबे में, प्रेशर में इस तरह से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, यानी कि एक देश जब दूसरे देश के अंदर दबाव से उसके अंदर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव लाता है तो इसे ही हम कहते हैं औपनिवेशीकरण। जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने हमें आर्थिक तौर पे कमज़ोर किया, आर्थिक तौर पे हमारे बहुत सारे परिवर्तन किए, राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे बहुत सारा परिवर्तन किया, जिसकी वजह से भारत को एक बहुत बुरी स्थिति का सामना करना पड़ गया था। तो यही उपनिवेश होता है, जब एक देश दूसरे देश पे जाता है और उस देश के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक में बदलाव कर देता है, तो इसे कहते हैं औपनिवेशीकरण। क्या कहते हैं? औपनिवेशीकरण। देखिए हम जानते हैं कि अच्छा, ये सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि इतिहास लिखने की बात कब से शुरू हुई थी। तो देखिए 250 सालों में जो इतिहासकारों को जो इतिहास कहाँ से मिलता था, देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जितने प्रशासनिक अभिलेख थे, प्रशासनिक अभिलेख तैयार करने का मतलब ये होता है कि सरकार जो है अपना काम जो करती है, बहुत सारा काम जो करती है, तो उसे वो करती क्या है कि रिपोर्ट उसका बनाती है, उसका रिपोर्ट बनाती है, ठीक है, अपनी चीज़ों के बारे में लिखती है, उसे उस पर काम करने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट तैयार करती है। जैसे मान लीजिए तहसील के दफ्तर में, कलेक्ट्रेट ऑफिस में, कमिश्नर के दफ्तर में और प्रांतीय सचिवालय कचहरियों में सबका अपना अपना रिकॉर्ड रूम होता है, जिसमें उनके काम से संबंधित चीज़ों को रिकॉर्ड करके या लिख करके क्या किया जाता है, रखा जाता है, ठीक। तो इन्हीं सब चीज़ों से और इन्हीं सब जगहों से हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारे रिकॉर्ड प्राप्त हुए हैं, जिसकी वजह से हमें इन सब चीज़ों के बारे में मालूम चलता है। देखिए इसमें जो एक वर्ड है खुशनवीसी या सुलेख नवीस, इसके बारे में लिख लीजिएगा कि खुशनवीसी या सुलेख नवीस उन लोगों को कहते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ों को लिखते हैं, जो किसी चीज़ों को बहुत सुंदर ढंग से लिखते हैं। देखिए ये एक रिपोर्ट है, देखिए इस रिपोर्ट में भारत सरकार का एक रिपोर्ट है, इसमें इस रिपोर्ट में किया गया है कि देखिए इसमें अलग अलग दिया गया है कि बम्बई में इंतजाम कर लिया गया कि सेना के जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर लें और शाही नौसैनिक जहाज़ अभी बंदरगाह से बाहर ही हैं। देखिए बम्बई पर कब्जा करने की नीति बनाई गई थी। कराची में दिया है 103 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया, कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए,
सारे दफ्तर सैनिक की निगरानी में है। और देखिए विशाखापट्टनम के बारे में दिया है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों और सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं, किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके यह कि संभव है कि सिपाही कुछ काम पर न आए हैं। ये सारे रिपोर्ट हैं, इन रिपोर्ट से ही हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूम चलता है। तो इसके बारे में कुछ उतना पढ़ना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, इस लेसन का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 में बनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, ठीक है, इसको 1920 में बनाया गया था। एक संग्रहालय है, रिकॉर्ड रूम एक तरह से कह सकते हैं। इसमें विभिन्न समयों के कार्यों की जो रिपोर्टें हैं यहाँ पर रखी गई हैं, ठीक है। और इससे इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये वायसराय का जो निवास स्थल है उसी के पास है, ठीक। तो और देखिए एक चित्र दिया एक पौधे के बारे में, जो शरीफे का पौधा होता है उसका चित्र इकट्ठा करके उसके बारे में लिखा गया है। तो बहुत सारे सर्वेक्षण किए जाते थे पुराने समय में कि कैसे शासन व्यवस्था को अच्छा किया जाए, कैसे किसानों की स्थिति सही की जाए, कैसे नक्शा बनाया जाए, मिट्टी की गुणवत्ता कैसे सुधारा जाए, जीव जंतुओं के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में, पुरातात्विक संरक्षण के बारे में, इन सब के बारे में डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट इकट्ठा करती है या रिकॉर्ड उनका बनाती है ताकि उन पर वो काम कर सके, ठीक है, उन पर वो काम कर सके और अपने कार्यों को अच्छी तरीके से उन सब पर लागू कर सके। तो इस लेसन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यही सब हैं। देखिए यहाँ पर एक अखबार दिया है कि इंसान के खाने के लायक नहीं है। क्या है ये? इसमें देखिए इसमें दिया है कि 1946 में एक घटना होती है जिसमें दिल्ली में 2000 से अधिक पुलिस वाले जो बृहस्पतिवार का दिन सवेरे क्या करते हैं कि विद्रोह करते हैं। वो कहते हैं कि भैया हमारा वेतन बढ़ाइए और ये जो घटिया भोजन पुलिस के मेस में बन रहा है इस घटिया भोजन को यहाँ से हटाइए। ये इस तरीके से न्यूज़ें आती हैं, इनसे हमें बहुत सारे इतिहास के बारे में मालूम चलता है। देखिए इस फिगर में 1857 के विद्रोह के बारे में दिखाया गया है, ठीक है, कि अंग्रेज की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी और जनता के नज़र में, इंडिया वालों के नज़र में वो लोग क्या थे? लोगों को तंग करने वाले थे, लूटने वाले थे, डकैत थे। तो ये अपनी अपना नज़रिया है। तो ऐसे बहुत सारी किताबें हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में मालूम चलता है। लोगों की डायरिया है, यात्रा वृत्तांत है, ठीक है, बहुत सारी किताबें हैं जिनसे हमें उन सब चीज़ों के बारे में चलता है। उपनिवेश हैं, उपन्यास हैं, कविताएं हैं, ये सब अपने अपने समय के बारे में जानकारी हमको देती हैं। तो इन सब से हमें देखिए जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें आप लोगों को याद रखना होगा कि 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री जो कि और एक दार्शनिक और राजनीतिक जेम्स मिल 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में उन्होंने लिखा था। इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बस उस पर ही ध्यान देना। इसमें 3-4 ही ऐसे टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा आपको इस लेसन में बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानना है दोस्तों। तो जिन जिन चीज़ों के बारे में जानना है उसमें देखिए एक जेम्स मिल वाला है, स्कॉटलैंड देखिए यहाँ पर है। एक ये वाला जानना है कि 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री जिनका नाम था जेम्स मिल, इन्होंने इसको लिख लीजिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा, जिन्होंने एक बुक लिखी ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब लिखी। और इन्होंने गलती क्या की थी कि इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इस तरीके से इतिहास को बांटा था 3 पार्ट में, हिंदुओं का शासन वाला पार्ट, मुस्लिमों का शासन वाला पार्ट और अंग्रेजों का शासन वाला पार्ट। जबकि ये गलत है। किसी भी इतिहास को हम इस तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं, जातिगत भावना से और जातिगत संबंध से या इन सब चीज़ों से रिलेट करके नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए बाद के इतिहासकारों ने इसमें बदलाव किया और इसको 3 भागों में बांट दिया। उन्होंने सुझाया कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन भारत में सही बात है, प्राचीन भारत में हम शुरू में हिंदू राजाओं के बारे में ही पढ़ते हैं, लेकिन ये उतना अजीब नहीं लग रहा है जितना पहले लग रहा था। और मध्यकालीन में ये सच्चाई है कि हम मुस्लिम राजाओं के ही बारे में पढ़ते हैं और आधुनिक में हम अंग्रेजों के ही बारे में पढ़ते हैं। लेकिन अब ये नाम हो गया तो इससे कोई दिक्कत नहीं हुई। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, उपनिवेश क्या है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। जब एक देश दूसरे देश पर उसके आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मामलों में पूरी तरह से हस्तक्षेप करता है और उसमें बदलाव लाता है तो उसे हम कहते हैं औपनिवेश। जैसे भारत उपनिवेश रहा किसका? अंग्रेजों का, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन यहाँ पर दिया है, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसका डेफिनेशन दिया है कि जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से इस तरीके से राजनीतिक और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, अगर जब एक देश का
एक देश में दूसरे देश के कारण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से कोई बदलाव आता है तो इसे ही हम कहते हैं औपनिवेशीकरण। तो इसके बारे में एक चीज़ जानना है। दूसरी चीज़ हमको जानना है कि इतिहास का स्रोत क्या है। तो देखिए, इतिहास का सबसे बड़ा स्रोत वही है कि इतिहास के बारे में हमें प्रशासनिक अभिलेख से मालूम चलता है। उस समय कलेक्टर ऑफिस, डीएम ऑफिस, वही कलेक्टर या डीएम ऑफिस, न्यायालयों से और तहसीलदारों से, इन सब का जो रिकॉर्ड रूम है जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स रखे जाते थे, उसी से हमें ये मालूम चलता है कि उस समय की उन्हीं सब चीज़ों से जोड़ के ही उस पहले के समय का इतिहास जो है वो लिया गया है। तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानना है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये जो खुशनवीसी क्या होते हैं, सुलेख नवीस क्या होते हैं, वो लोग जो सुंदर ढंग से किसी चीज़ को लिखने में माहिर होते हैं, उन्हें हम खुशनवीसी कहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, लिख लीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना 1920 में दिल्ली में वायसराय निवास के पास ही हुआ था। बस अब इतना, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और इसके बारे में और हमको अधिक नहीं जानना है। तो इस लेसन में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इतनी ही हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं इनको स्टॉप करके तैयार कीजिएगा, ठीक है। सही है कि गलत, देखिए ये कर भी लेते हैं। देखिए, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालों खंडों में बांट दिया था। सही है गलत है? सही है, हमको पता है कि इसने किया था, जेम्स मिल ने ऐसा काम। सरकारी दस्तावेज़ हमें समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। सही है, हमें मिलता है। और अंग्रेजों को क्या लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए संरक्षण महत्वपूर्ण है। यस, लेकिन ये वाला पार्ट जो है गलत है, क्योंकि हम ये सरकारी दस्तावेजों से ये मालूम कर सकते हैं कि उस समय क्या हुआ था, लेकिन ये नहीं मालूम कर सकते कि लोग क्या सोचते थे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों, इन सब क्वेश्चनों को आप लोग देख लेंगे। इन सब चीज़ों पर विचार करने के लिए दिया गया है कि जेम्स मिल ने जो पहले, सबसे बड़ी बात है, 3 खाड़ों में बांटा था, उसकी क्या समस्या थी। समस्या यही थी कि इसमें जातिगत धर्म शब्द इस्तेमाल किए गए थे, हिंदुओं का शासन, मुस्लिमों का शासन, अंग्रेजों का शासन, जो कि सही नहीं है, ठीक है। और सरकारी दस्तावेजों को किस प्रकार सुरक्षित रखा जाता था, हमको पता है कि सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए उनसे संबंधित डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड रूम हुआ करते थे, जहां पर दस्तावेजों को सुरक्षित और संरक्षित करके रखा जाता था, ठीक है। और दिया है कि इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्ट को उपलब्ध जानकारी की किस तरह से अलग है। देखिए, इतिहासकार जो जानकारी जुटाते हैं वो विभिन्न स्रोतों से जुटाते हैं, ठीक है, और अलग अलग जगहों से उसको क्या करते हैं, जुटाते हैं। इसलिए ये जानकारी और जो पुलिस की रिपोर्ट है उससे बहुत अलग है। तो ये सारे इस लेसन के क्वेश्चंस थे। और भी जो इस लेसन में आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, आप पूछ सकते हैं। इस लेसन में कौन बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।